Q1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो इसके संभावित वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं? 1. स्थलीय जीवमंडल शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होता है। 2. व्यापक पैमाने पर प्रवाल भित्तियां नष्ट होंगी। 3. सभी वैश्विक आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। 4. विश्व में कहीं भी अनाज की खेती संभव नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर की B केवल 1 और 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन सोखने के बजाय कार्बन छोड़ने शुद्ध स्रोत लग सकते हैं। कथन 2 सही है। अत्यधिक तापमान वृद्धि से महासागरों के गर्म होने और अम्लीकरण के कारण प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स का बड़े पैमाने पर विनाश निश्चित है। कथन 3 गलत है। सभी आर्द्र भूमियां लुप्त नहीं होंगी, हालांकि उनका एक बड़ा हिस्सा गंभीर खतरे में होगा। कथन 4 गलत है। खेती कठिन हो जाएगी और उत्पादकता गिरेगी, लेकिन यह कहना कि कहीं भी अनाज की खेती संभव नहीं होगी एक अतिशयोक्ति है। Q2 भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। 2. आनुवंशिक रूप से रूपांतरित OGM फसलों के पर्यावरणीय विमोचन के लिए GEAC की मंजूरी अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC के तहत कार्य करता है, न कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत। कथन 2 सही है। भारत में किसी भी GM फसल के व्यावसायिक उपयोग या परीक्षण के लिए GEAC की अनुमति कानूनी रूप से अनिवार्य है। विकल्प C और D, चूंकि केवल दूसरा कथन सही है, इसलिए ये विकल्प स्वतः गलत हो जाते हैं। Q3 RNA इंटरफेरेंस RNAi तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस प्रौद्योगिकी का उपयोग जीन साइलेसिंग थेरेपी विकसित करने में किया जा सकता है। 2. यह तकनीक तंबाकू के पादपों की जड़ों को निमेटोड मेलोइडोगाइन इनकॉग्रिटा के हमले से बचा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर C 1 और 2 दोनों। व्याख्या: कथन 1 सही है। RNAi का उपयोग विशिष्ट जीन को बंद साइलेंसिंग करने के लिए किया जाता है, जो कैंसर और वायरल संक्रमण के उपचार में सहायक है। कथन 2 सही है। इस तकनीक का सफल प्रयोग तंबाकू के पौधों को निमेटोड कीट से बचाने के लिए किया जा चुका है। विकल्प A और B दोनों कथन सही होने के कारण C सबसे सटीक उत्तर है। Q4 भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं? A खोल पतली क्यूटिकल्स वाली बड़ी चौड़ी पत्तियां, B मोम युक्त परत वाली छोटी स्थूल पत्तियां, C होल पड़े रंध्रद्वार वाली पत्तियां, D होल अधिक क्लोरोफिल युक्त पत्तियां। सही उत्तर B मोम युक्त परत वाली छोटी स्थूल पत्तियां। व्याख्या: विकल्प A गलत है। पतली और चौड़ी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन बढ़ाती हैं, जो शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं है। विकल्प B सही है। मोम जैसी परत वैक्सी कोटिंग और छोटी पत्तियां पानी के नुकसान को कम करती हैं, जो भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है। विकल्प C गलत है। बड़े रंध्र स्टोमाटा पानी को जल्दी बाहर निकालते हैं, जबकि इन पौधों को पानी बचाना होता है। विकल्प D गलत है। क्लोरोफिल की मात्रा का सीधा संबंध जल संरक्षण के अनुकूलन से नहीं है। Q5 ताम्र प्रगलन संयंत्रों को लेकर चिंताएं क्यों हैं? 1. वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड विमोचित कर सकते हैं। 2. ताम्र स्लैग के कारण कुछ भारी धातुएं पर्यावरण में निक्षालित हो सकती हैं। 3. वे प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A कोल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर B केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। तांबा गलाने की प्रक्रिया में मुख्य चिंता सल्फर और भारी धातुओं की होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मुख्य घातक उत्सर्जन नहीं है। कथन 2 सही है। प्रगलन के बाद बचे कचरे स्लैग से आर्सेनिक, कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुएं रिसकर मिट्टी और जल को प्रदूषित करती हैं। कथन 3 सही है। तांबा अयस्क में अक्सर सल्फर होता है,
जो जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ SO_2 छोड़ता है, जिससे अम्ल वर्षा हो सकती है। Q6 राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. NGT साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। 2. NGT वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटता है। 3. NGT को पर्यावरणीय क्षति के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त संपत्ति की क्षतिपूर्ति का आदेश देने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C तीनों, D कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों नेचुरल जस्टिस से निर्देशित होता है और नागरिक प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम की कठोरता से बाध्य नहीं है। कथन 2 गलत है। NGT के अधिकार क्षेत्र में 7 कानून आते हैं, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके दायरे से बाहर है। कथन 3 सही है। NGT अधिनियम की धारा 15 के तहत अधिकरण को पीड़ितों को राहत और क्षतिपूर्ति देने का अधिकार प्राप्त है। परिणाम: कथन 1 और 3 सही हैं, इसलिए उत्तर केवल 2 होगा। Q7 विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने के लिए जानवरों के अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. सफेद फर होना। 2. शरीर पर कुबड़ होना। 3. रात्रिवर गतिविधि। 4. दक्षवृक्क उपरोक्त में से कितने को गर्म रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन माना जा सकता है? A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3, D सभी 4। सही उत्तर C केवल 3। व्याख्या: बिंदु 1 गलत है। सफेद फर ध्रुवीय पोलर क्षेत्रों के लिए अनुकूलन है ताकि बर्फ में छिप सकें। रेगिस्तानी जानवरों का रंग अक्सर रेतीला टैन ब्राउन होता है। बिंदु 2 सही है। कुबड़ जैसे ऊंट में वसा जमा करने में मदद करता है, जिसे भोजन पानी की कमी होने पर ऊर्जा में बदला जा सकता है। बिंदु 3 सही है। दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए कई रेगिस्तानी जीव रात में सक्रिय नॉक्टर्नल होते हैं। बिंदु 4 सही है। रेगिस्तानी जीवों के वृक्क किडनीज मूत्र को अत्यधिक सांद्रित करने में सक्षम होते हैं ताकि शरीर से पानी की कम से कम हानि हो। Q8 निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करें। इन जंगलों में वृक्ष 25-35 मीटर ऊंचे हो सकते हैं और घने समूहों में उगते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेमी तक पहुंचती है। शाखाएं और पत्तियां बहुत अधिक प्रकाश को धरातल पर अंतर्वेशित होने और पहुंचने से रोकती हैं। निक्षालन के कारण मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है और प्रकृति में अम्लीय होती है। औषधीय पौधे और पेड़ जैसे सिनकोना, कोका पेड़, जंगली रतालू इन जंगलों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में वर्णित वन के प्रकार की पहचान करें। A शीतोष्ण वन, B बोरियल वन, C उष्णकटिबंधीय वर्षावन, D पर्णपाती वन। सही उत्तर C उष्णकटिबंधीय वर्षावन। व्याख्या: विकल्प C सही है। 200 सेमी से अधिक वर्षा, घना कैनोपी जो प्रकाश को रोकता है, और सिनकोना जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ की मिट्टी अधिक वर्षा के कारण निक्षालित, लीच्ड और अम्लीय होती है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि इनमें वर्षा की मात्रा कम होती है और वनस्पति का स्वरूप तथा ऊंचाई परिच्छेद में दिए गए विवरण से मेल नहीं खाते। Q9 जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोपायरेसी शब्द को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? A यह एक खाद्य जाल के भीतर रसायनों का निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक स्थानांतरण है। B इसका तात्पर्य कंपनियों या संगठनों द्वारा जैव संसाधनों के अनधिकृत उपयोग से है। C यह एक जीव में हानिकारक पदार्थों के क्रमिक संचयन की प्रक्रिया है। D इसका तात्पर्य मृदा या पानी से अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए जीवित जीवों के उपयोग से है। सही उत्तर B इसका तात्पर्य कंपनियों या संगठनों द्वारा जैव संसाधनों के अनधिकृत उपयोग से है। व्याख्या: विकल्प B सही है। जब कोई देश या संस्था किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग बिना उचित अनुमति या क्षतिपूर्ति के करती है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। विकल्प A गलत है, यह बायोमैग्निफिकेशन की परिभाषा है। विकल्प C गलत है, यह बायो एक्यूमुलेशन को दर्शाता है। विकल्प D गलत है, यह बायो रेमेडिएशन की प्रक्रिया है। Q10 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युतकण संचलन की तकनीक को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? एक विधि है जिसका उपयोग DNA या RNA के खंडों को उनके आणविक आकार के अनुसार अलग करने के लिए किया जाता है।
बी होल, ये विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटने की एक विधि है। सी, ये रुचिकर जीन के प्रवर्धन की एक विधि है। यह है पुनः संयोजक डीएनए को मेजबान कोशिका जीव में अंतर्वेशित करने की एक विधि है। सही उत्तर, ये एक विधि है जिसका उपयोग डीएनए या आरएनए के खंडों को उनके आणविक आकार के अनुसार अलग करने के लिए किया जाता है। व्याख्या। विकल्प ए सही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत प्रवाह का उपयोग करके डीएनए आरएनए के टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर जेल के माध्यम से अलग किया जाता है। विकल्प बी गलत है। इसे प्रतिबंध एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। विकल्प सी गलत है। जीन प्रवर्धन के लिए पीसीआर तकनीक का उपयोग होता है। विकल्प डी गलत है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन या जीन ट्रांसफर कहा जाता है। Q11 प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में जैव उपचार बायोरेमेडिएशन तकनीक का के क्या लाभ हैं? 1. यह प्रकृति में होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया को बढ़ाकर प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। 2. कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं वाले किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जैव उपचार द्वारा आसानी से और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। 3. आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग विशेष रूप से जैव उपचार के लिए निर्मित किए गए सूक्ष्मजीवों को बनाने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1B, केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। यह सूक्ष्मजीवों की मदद से प्रदूषकों के प्राकृतिक क्षय डिग्रेडेशन को तेज करता है। कथन 2 गलत है। कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुओं को सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से और पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। वे केवल उनका रूप बदल सकते हैं या उन्हें सोख सकते हैं। कथन 3 सही है। सुपरबग जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों का विकास तेल रिसाव और विशिष्ट प्रदूषकों के उपचार के लिए किया गया है। Q12 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सम्मेलन उद्देश्य 1. बॉर्न कन्वेंशन, खतरनाक रसायनों के व्यापार के प्रबंधन हेतु वैश्विक संधि। 2. बेसल कन्वेंशन, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों पर नियंत्रण। 3. रॉटरडम कन्वेंशन, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 3 और डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। बॉर्न कन्वेंशन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। युग्म 2 सही है। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को नियंत्रित करता है। युग्म 3 गलत है। रॉटरडम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्व सूचित सहमति PIC से संबंधित है। परिणाम केवल युग्म 2 सही है, इसलिए उत्तर केवल 1 है। Q13 एशेरिखिया कोलाई। ई कोलाई एक जीवाणु है जो सामान्यतः गर्म रक्त वार्म ब्लडेड वाले जीवों की निचली आंत में पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. प्रतिबंधक एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का निर्माण। 2. टीकों के लिए एंटीजन का उत्पादन। 3. प्रोबायोटिक्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है। 4. इंसुलिन का उत्पादन। 5. मानव अंगों के प्रयोगशाला संवर्धन में उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से एशेरिखिया कोलाई ई कोलाई के कितने अनुप्रयोग हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। सही उत्तर सी केवल 4। व्याख्या। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। ई कोलाई जैव प्रौद्योगिकी में एक मॉडल जीव है। इसका उपयोग प्रतिबंधक एंजाइमों के स्रोत के रूप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा इंसुलिन के निर्माण और टीकों के लिए एंटीजन विकसित करने में व्यापक रूप से किया जाता है। कथन 3 सही है। ई कोलाई के कुछ गैर रोगजनक उपभेदों जैसे ई कोलाई निस्ले 1917 का उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में आंत के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। कथन 5 गलत है। ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसका उपयोग जटिल मानव अंगों जो यूकैरियोटिक होते हैं के प्रयोगशाला संवर्धन ऑर्गन कल्चर में नहीं किया जाता। Q14 ग्रीनहाउस गैसों और ग्रीनहाउस प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्रीनहाउस प्रभाव ज्यादातर पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल परत में होता है। 2. ग्रीनहाउस गैसों का तापन प्रभाव पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स ग्रह कहे जाने के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल 1, केवल बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल नए, तो 1 और नहीं 2। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। ग्रीनहाउस प्रभाव मुख्य रूप से क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में होता है,
जहां ग्रीनहाउस गैसों का सांद्रण सबसे अधिक होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कथन 2 सही है। प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है, जिससे ये जीवन के अनुकूल गोल्डीलॉक्स जोन बना रहता है। इसके बिना पृथ्वी बहुत ठंडी होती। Q15 निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। 1. जीवाणु। 2. कवक। 3. सपुष्पक पुष्पयुक्त पादप। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जीवों की कुछ प्रजातियों को जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है? A खोल केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या। बिंदु 1 जीवाणु बैसिलस थुरिंगिएंसिस बीटी एक प्रसिद्ध जीवाणु जैव कीटनाशक है। बिंदु 2 कवक ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बासियाना जैसे कवक कीटों और पादप रोगों को नियंत्रित करने में उपयोग होते हैं। बिंदु 3 पादप नीम आजादिराच्ता इंडिका जैसे पौधों के अर्क का उपयोग कीटों को भगाने और मारने के लिए किया जाता है। Q16 सहायक प्रजनन तकनीक RT के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. अंतःगर्भाशयी उपकरण IUD। 2. टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन। 3. कृत्रिम गर्भाधान AI। 4. इंट्राफेलोपियन गैमेट ट्रांसफर GETGIFT। 5. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ZIFT। उपर्युक्त में से कितने सहायक प्रजनन तकनीक RT के प्रकार हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। सही उत्तर C केवल 4। व्याख्या। बिंदु 2, 3, 4 और 5 सही हैं। IVF इनविट्रो AI गिफ्ट और ZIFT सभी ऐसी तकनीकें हैं जो उन जोड़ों की मदद करती हैं जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते। बिंदु 1 गलत है। IUD इंट्रायूट्रिन डिवाइस एक गर्भनिरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव तकनीक है जिसका उद्देश्य गर्भधारण को रोकना है, न कि उसमें सहायता करना। Q17 यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को हाल ही में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के अंतर्गत रखा जाता है तो इसका निहितार्थ क्या है? A किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी पौधों की प्रजातियों को तोड़ना और अपने पास रखना प्रतिबंधित है। B फोल शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए ऐसी पौधों की प्रजातियों को एकत्र करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। C होल ऐसी पौधों की प्रजातियों की खेती के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक है। D ऐसे सभी पौधे जो अवैध रूप से एकत्र किए गए हैं केंद्र सरकार की संपत्ति हो जाते हैं। सही उत्तर B शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए ऐसी पौधों की प्रजातियों को एकत्र करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। व्याख्या। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के बाद अनुसूची 3 में संरक्षित पौधों को रखा गया है। इन पौधों को बिना अनुमति के उखाड़ना या एकत्र करना मना है, लेकिन वैज्ञानिक शैक्षिक कार्यों के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन से परमिट लेकर ऐसा किया जा सकता है। Q18 एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के संदर्भ में प्रजाति समृद्धि किसका माप है? एक होल किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रजाति की जनसंख्या का आकार। B होल किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधताओं की संख्या। C होल एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या। D होल किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रजाति द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता की सीमा। सही उत्तर C एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या। व्याख्या। विकल्प C सही है। प्रजाति समृद्धि स्पीसीज रिचनेस केवल एक निश्चित क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। विकल्प A गलत है। यह प्रजाति बहुलता स्पीशीज अबंडेंस से संबंधित है। विकल्प B गलत है। ये आनुवंशिक विविधता है। Q19 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. CPCB का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया था। 2. यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। 3. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था। 4. CPCB राज्य सरकारों के परामर्श से नदियों या कुओं के लिए मानक निर्धारित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? एक होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर D सभी 4। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। CPCB एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन 1974 के जल अधिनियम के तहत हुआ था और यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 3 सही है। AQI को CPCB द्वारा ही अन्य संस्थानों के सहयोग से तैयार किया गया है। कथन 4 सही है। जल अधिनियम की धारा 16 के तहत
यह राज्यों के साथ मिलकर जल निकायों की गुणवत्ता के मानक तय करता है। Q20 भोपाल गैस त्रासदी के कारण ही भारत सरकार को एक व्यापक पर्यावरण कानून बनाना आवश्यक हो गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? ए. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बी. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 सी. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 डी. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। सही उत्तर ए. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। व्याख्या विकल्प ए सही है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने भविष्य की ऐसी आपदाओं को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक छाता कानून अम्ब्रेला एक्ट के रूप में इसे पारित किया। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं। ये अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी से पहले ही अस्तित्व में थे। Q21 निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सिरस बादल को विरल करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं? ए. होल कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराना। बी. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना। सी. होल पृथ्वी पर सौर हवा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। डी. होल ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। सही उत्तर डी. होल ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। व्याख्या विकल्प डी सही है। यह तकनीक सोलर जियोइंजीनियरिंग का हिस्सा है। सल्फेट एरोसोल सूर्य की रोशनी को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम ग्लोबल कूलिंग हो सकता है। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं। हालांकि कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग बादलों से संबंधित है, लेकिन सिरस क्लाउड थिनिंग और स्ट्रैटोस्फेरिक इंजेक्शन विशेष रूप से सौर विकिरण प्रबंधन के लिए हैं। Q22 भारत में पर्यावरण राहत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम के तहत किया गया था। 2. इस कोष का प्राथमिक उद्देश्य खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है। 3. NGT अधिनियम 2010 के तहत किसी चूककर्ता द्वारा पर्यावरण को पहुंचाई गई किसी क्षति के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा आदेशित मुआवजा इस कोष में जमा किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल तीनों, डी. होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या कथन 1 और 2 सही हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत इस कोष की स्थापना हुई ताकि औद्योगिक दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। कथन 3 सही है। NGT द्वारा निर्धारित पर्यावरण मुआवजे की राशि भी इसी फंड एनवायरनमेंट रिलीफ फंड में जमा होती है। Q23 पर्यावरण कानूनों और नीतियों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इससे प्रदूषणकर्ता पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, अर्थात प्रदूषण के पीड़ितों को मुआवजा देना तथा पारिस्थितिकी बहाली सुनिश्चित करना। 2. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR की अवधारणा प्रदूषणकारी देश सिद्धांत पर आधारित है। 3. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA प्रदूषक देश सिद्धांत का अनुसरण करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल तीनों, डी. होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या कथन 1 सही है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अर्थ है कि प्रदूषण करने वाले को न केवल पीड़ितों को भुगतान करना होगा, बल्कि पर्यावरण की हुई क्षति को भी सुधारना होगा। कथन 2 सही है। EPR के तहत निर्माता अपने उत्पाद के पूरे जीवन चक्र, विशेषकर कचरा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, जो इसी सिद्धांत का हिस्सा है। कथन 3 सही है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी परियोजना से होने वाले नुकसान की लागत और जिम्मेदारी विकासकर्ता की हो। Q24 शंकुधारी वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऐसे वनों में ऊंचे और दृढ़ लकड़ी वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। 2. इन वनों में पाई जाने वाली लकड़ी का उपयोग फर्नीचर उद्योग में किया जाता है। 3. वे अधिकतर उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 कैटसर्क 70 कैटसर्क में पाए जाते हैं। 4. चीड़ और देवदार इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल केवल 3, डी. होल सभी 4। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या कथन 1 गलत है। शंकुधारी कोनिफेरस वनों में नर्म लकड़ी सॉफ्टवुड वाले पेड़ होते हैं, न कि दृढ़ लकड़ी हार्डवुड वाले। कथन 2 गलत है। इस लकड़ी का मुख्य उपयोग कागज, लुगदी और माचिस बनाने में होता है। भारी फर्नीचर के लिए दृढ़ लकड़ी जैसे सागौन बेहतर होती है। कथन 3 सही है।
इन्हें टैगा भी कहा जाता है और ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में मिलते हैं। कथन 4 सही है। चीड़, पाइन और देवदार सीडर यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। Q25 भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ए होल तटीय आंध्र प्रदेश, बी दक्षिण पश्चिम बंगाल, सी दक्षिणी सौराष्ट्र, डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या विकल्प डी सही है। अपनी भौगोलिक स्थिति और वर्षा के कारण अंडमान निकोबार में तटीय मैंग्रोव, घने सदाबहार और कुछ हिस्सों में पर्णपाती वन तीनों एक साथ पाए जाते हैं। विकल्प ए, बी, सी गलत हैं। इनमें मुख्य रूप से एक या दो प्रकार के वनों की प्रधानता होती है। जैसे बंगाल में मैंग्रोव अधिक हैं, लेकिन तीनों का ऐसा स्पष्ट संयोजन दुर्लभ है। Q26 निम्नलिखित ग्रीनहाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 1 मीथेन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 सल्फर हेक्साक्लोराइड, 4 नाइट्रस ऑक्साइड, 5 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए 2 5 4 3 1, बी 4 5 3 2 1, सी 3 5 4 1 2, डी 5 4 1 2, डी 5 3 1 4 2। सही उत्तर सी थोल 3 5 4 1 2। व्याख्या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑन GWP ये दर्शाता है कि कोई गैस CO_2 की तुलना में कितनी गर्मी रोकती है। क्रम सबसे अधिक क्षमता सल्फर हेक्साक्लोराइड 3 की होती है, उसके बाद HFCS 5, फिर नाइट्रस ऑक्साइड 4, उसके बाद मीथेन 1 और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड 2, जिसका GWP 1 माना जाता है। Q27 मनुष्यों में T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 T लिम्फोसाइट्स मानव शरीर में रोगजनकों के प्रवेश के प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। 2 B लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के सक्रियण के लिए जिम्मेदार हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। व्याख्या कथन 1 गलत है। एंटीबॉडी का उत्पादन बी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स द्वारा किया जाता है, टी लिम्फोसाइट्स द्वारा नहीं। कथन 2 गलत है। कोशिका मध्यस्थ सेल मीडिएटेड प्रतिरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स जिम्मेदार होते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ दोनों कथनों के कार्यों को आपस में बदल दिया गया है। Q28 मनुष्यों में रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न दवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ड्रग्स कार्य 1 एंटासिड एलर्जी के लक्षणों का इलाज करने के लिए 2, एंटीहिस्टामाइन अल्सर के इलाज के लिए 3, ट्रैंक्विलाइजर मानसिक बीमारी के इलाज के लिए 4, एनाल्जेसिक दर्द निवारक। ऊपर दी गई युग्मों में से कितनी सही हैं? ए होल केवल 1 युग्म, बी होल केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म, डी सभी 4 युग्म। सही उत्तर बी फाउली केवल 2 युग्म। व्याख्या युग्म 1 गलत है। एंटासिड पेट की अम्लता एसिडिटी को कम करने के लिए होते हैं। युग्म 2 गलत है। एंटीहिस्टामाइन का उपयोग एलर्जी के इलाज में होता है। युग्म 1 और 2 के कार्य आपस में बदले हुए हैं। युग्म 3 सही है। ट्रैंक्विलाइजर तनाव और मानसिक बीमारियों के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। युग्म 4 सही है। एनाल्जेसिक का उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता है। Q29 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। 2 इस संधि के अंतर्गत विकसित और विकासशील दोनों देशों की प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल नहीं तो 1 और नहीं 2। सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या कथन 1 सही है। 2016 के किगाली संशोधन का मुख्य लक्ष्य HFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, क्योंकि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। कथन 2 सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समय सीमाएं निर्धारित हैं। Q30 होल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है -1 होल शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में बी होल, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सी होल, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में डी होल, बुंडाला बायोस्फीयर रिजर्व में।
सही उत्तर बी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। व्याख्या। विकल्प बी सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु सीमा पर है और बुंडाला श्रीलंका में स्थित है। Q31 कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। 2. इन्हें मानव शरीर के घायल भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में बदला जा सकता है। 3. इनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसरों में किया जा सकता है। 4. वे बायोडिग्रेडेबल हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। नोट दिए गए उत्तर सी के बावजूद वैज्ञानिक शोध चारों को संभावित मानते हैं, हालांकि बायोडिग्रेडेबिलिटी विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करती है। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग ड्रग डिलीवरी, सेंसर निर्माण और ऊतक इंजीनियरिंग जैसे कृत्रिम रक्तवाहिकाएं में किया जाता है। कथन 4 सही है। कुछ विशिष्ट रासायनिक उपचारों और एंजाइमों जैसे पेरोक्सिडेज के माध्यम से कार्बन नैनोट्यूब को बायोडिग्रेडेबल बनाया जा सकता है। Q32 यीस्ट के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. इसका उपयोग इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। 2. यीस्ट से प्राप्त लाइपेज का उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। 3. यीस्ट द्वारा उत्पादित स्टैटिन दवा का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। सैकरोमाइसिस सेरेविजिए यीस्ट का उपयोग शर्करा के किण्वन द्वारा इथेनॉल बनाने में होता है। कथन 2 सही है। लाइपेज एंजाइम वसा दाग को हटाने में मदद करते हैं, इसलिए डिटर्जेंट में उपयोग होते हैं। कथन 3 सही है। मोनास्कस परप्यूरियस एक प्रकार का यीस्ट का उपयोग स्टैटिन बनाने में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। Q33 भारत में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जगह 1, काकरापार कर्नाटक 2, कैगा राजस्थान 3, नरोरा गुजरात 4, तारापुर महाराष्ट्र। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। युग्म 1 गलत है, काकरापार गुजरात में स्थित है। युग्म 2 गलत है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। युग्म 3 गलत है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। युग्म 4 सही है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। केवल यह युग्म सही है। Q34 दुनिया भर के वैज्ञानिक और कानूनी पेशेवर विभिन्न उद्देश्यों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. किसी बच्चे के माता पिता की पहचान करने के लिए। 2. मानव अंगों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करने के लिए। 3. पशुओं से पौधों में जीन स्थानांतरित करने के लिए। 4. आनुवंशिक रोगों की पहचान करने के लिए। उपरोक्त में से कितने मामलों में प्रभावी ढंग से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी केवल 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। पितृत्व पैटर्निटी विवादों को सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे सटीक तरीका है। कथन 2 सही है। अंग प्रत्यारोपण के समय डोनर और प्राप्तकर्ता के ऊतकों टिश्यूज के मिलान के लिए इसका उपयोग होता है। कथन 3 गलत है। जीन स्थानांतरण जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नहीं। फिंगरप्रिंटिंग केवल पहचान आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। कथन 4 सही है। विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की पहचान करके आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जा सकता है। Q35 घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिक अनुक्रम के भाग के रूप में घासों का स्थान नहीं लेते हैं। इन कारकों की उपस्थिति के कारण ए. कीट और कवक, बी. सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी, सी. जल सीमा और आग, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी. जल सीमा और आग। व्याख्या। विकल्प सी सही है। घास के मैदानों में वर्षा कम होती है, जल सीमा और आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं।
ये दो कारक पेड़ों को पनपने और घासों की जगह लेने से रोकते हैं, जिससे वो क्षेत्र स्थायी रूप से घास का मैदान बना रहता है। विकल्प ए और बी गलत हैं। कीट या सूर्य के प्रकाश की कमी इसके प्राथमिक कारण नहीं है। वास्तव में घास के मैदानों में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में होता है। Q36 प्रवासी पक्षियों से संबंधित फ्लाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व भर में 8 प्रमुख फ्लाईवे में से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे सबसे छोटा है। 2. भारतीय उपमहाद्वीप सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। नोट: कुछ स्रोतों में फ्लाईवे की संख्या 9 बताई जाती है, लेकिन यह प्रश्न 8 के संदर्भ में है। व्याख्या: कथन एक सही है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF अन्य प्रमुख वैश्विक मार्गों की तुलना में सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। कथन 2 सही है। भारत कैफ के केंद्र में स्थित है और यहां सर्दियों में साइबेरिया जैसे क्षेत्रों से पक्षी आते हैं। Q37 उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण घास के मैदानों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं, जबकि समशीतोष्ण घास के मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 2. उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं, जबकि समशीतोष्ण घास के मैदानों में स्विफ्ट फॉक्स जैसे जानवर पाए जाते हैं। 3. ब्राजील में पाए जाने वाले कैंपोज एक प्रकार के समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेल्ड्स एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: कथन एक सही है। सवाना उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास होते हैं, जबकि स्टेपी प्रेयरी समशीतोष्ण ठंडे मध्य अक्षांशों में होते हैं। कथन 2 सही है। सवाना में जिराफ, हाथी जैसे बड़े शाकाहारी मिलते हैं, जबकि वेल्ड्स या स्टेपी में फॉक्स और बाइसन जैसे जीव पाए जाते हैं। कथन 3 गलत है। यहां विवरण उल्टा है। कैंपोज उष्णकटिबंधीय ब्राजील हैं और वेल्ड्स समशीतोष्ण दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान हैं। Q38 जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को सही ढंग से स्पष्ट करता है? ए RNA टेम्पलेट से एक नए DNA स्ट्रैंड का निर्माण। बी वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से DNA खंड में निहित जानकारी को RNA में कॉपी किया जाता है। सी mRNA को एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित करना। डी कोशिका विभाजन की तैयारी में DNA प्रतिकृति की प्रक्रिया। सही उत्तर बी वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से DNA खंड में निहित जानकारी को RNA में कॉपी किया जाता है। व्याख्या: विकल्प बी सही है। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन वो प्रक्रिया है जहां DNA की सूचना को mRNA मैसेंजर RNA में उतारा जाता है। विकल्प ए गलत है, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। विकल्प सी गलत है, इसे अनुवाद ट्रांसलेशन कहते हैं। विकल्प डी गलत है, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। Q39 जिन स्तनधारियों के पेट पर जन्म के बाद नवजात संतान को पालने के लिए एक थैली होती है, उन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करें। 1. कोआला। 2. बैंडेड एंटीटर्स। 3. कंगारू। 4. टाइगर कैट क्वाल। 5. शुगर ग्लाइडर। उपरोक्त दी गई प्रजातियों में से कितनी मार्सुपियल्स हैं? ए खोल केवल 2, बी खोल केवल 3, सी होल केवल 4, डी सभी 5। सही उत्तर डी सभी 5। व्याख्या: मार्सुपियल्स वे स्तनधारी हैं जो अपने अपूर्ण विकसित बच्चों को अपनी थैली पाउच में पालते हैं। दिए गए सभी पांचों जीव कोआला, कंगारू, बैंडेड एंटीटर, नम्बैट, टाइगर कैट क्वाल और शुगर ग्लाइडर इसी श्रेणी में आते हैं। Q40 महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्रों IBA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में IBA को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा मान्यता प्राप्त है। 2. IBA की घोषणा केवल राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों में ही की जा सकती है। 3. नारकोंडम द्वीप वन्यजीव अभयारण्य भारत में नामित IBA में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: कथन एक सही है। IBA कार्यक्रम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का है जिसे भारत में BNHS संचालित करता है। कथन 2 गलत है। IBA की पहचान पक्षियों के संरक्षण की दृष्टि से की जाती है। यह जरूरी नहीं कि वो क्षेत्र पहले से कोई सरकारी संरक्षित क्षेत्र NPWLS हो। वे निजी या सामुदायिक भूमि पर भी हो सकते हैं।
कथन 3 सही है। अंडमान का नारकोंडम द्वीप अपनी विशिष्ट पक्षी प्रजातियों जैसे नारकोंडम हॉर्नबिल के कारण एक महत्वपूर्ण आईबीए क्षेत्र है। Q41 मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संवर्धित वास्तविकता AR में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। 2. आभासी वास्तविकता VR में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेश पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। 3. AR व्यक्ति को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे की सहायता से अनुभव को उन्नत करता है। 4. VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 1 और 2, B केवल 3 और 4, C खोल केवल 1, 2 और 3, D केवल 4। सही उत्तर B केवल 3 और 4। व्याख्या: कथन 1 और 2 गलत हैं। यहाँ AR और VR की परिभाषाएं आपस में बदल दी गई हैं। AR भौतिक संसार को हटाता नहीं है बल्कि उसमें डिजिटल तत्व जोड़ता है। VR भौतिक संसार को पूरी तरह बंद कर एक कृत्रिम वातावरण बनाता है। कथन 3 सही है। AR ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया के ऊपर सूचनाएं या चित्र प्रदर्शित करता है। कथन 4 सही है। VR वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ता को पूरी तरह से एक आभासी दुनिया में डुबो देता है। Q42 रासायनिक पदार्थों और उनके उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रासायनिक पदार्थ उपयोग 1. ट्रैंक्विलाइजर दर्द कम करता है 2. एंटासिड पेट के अम्ल को निष्क्रिय करता है 3. एनाल्जेसिक शांति प्रदान करता है और चिंता को कम करता है 4. एंटीसेप्टिक सूक्ष्मजीवों को मारकर या उनकी वृद्धि को रोककर संक्रमण को रोकता है। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: युग्म 1 गलत है। ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग तनाव और मानसिक बीमारियों के लिए होता है। युग्म 2 सही है। एंटासिड पेट की अतिरिक्त एसिडिटी को कम करते हैं। युग्म 3 गलत है। एनाल्जेसिक का उपयोग दर्द निवारण पेन रिलीफ के लिए होता है। युग्म 1 और 3 के कार्य बदले हुए हैं। युग्म 4 सही है। एंटीसेप्टिक जीवित ऊतकों पर सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकते हैं। Q43 प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये कंप्यूटर और मनुष्यों के बीच प्राकृतिक भाषा के माध्यम से संवाद से संबंधित है। 2. यह प्राकृतिक भाषा के नियमों को पहचानने और निकालने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है और उन्हें ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। 3. इसका उपयोग ग्राहक की भावनाओं और मनोदशा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 3 और D होल कोई नहीं। सही उत्तर D कोई नहीं, सभी कथन सही हैं। व्याख्या: कथन 1 सही है। NLP AI का वो क्षेत्र है जो मशीनों को इंसानी भाषा समझने और बोलने में सक्षम बनाता है। कथन 2 सही है। यह व्याकरण और भाषा के पैटर्न को मशीन कोड में बदलता है। कथन 3 सही है। सेंटिमेंट एनालिसिस के जरिए ये भावनाओं को समझ सकता है। Q44 अनुकूलनीय विकिरण अडैप्टिव रेडिएशन द्वारा प्रजातिकरण एक ही पूर्वज से एक नए वातावरण में विविध प्रजातियों का तेजी से विकास है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करें। 1. गैलापागोस फिंच। 2. हवाईयन हनीक्रीपर पक्षी। 3. सिक्लिड मछली। 4. ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स। उपरोक्त प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां विकास की अनुकूलनीय विकिरण प्रक्रिया को दर्शाती हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर D सभी 4। व्याख्या: ये सभी उदाहरण एक ही पूर्वज से शुरू होकर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों या पारिस्थितिक भूमिकाओं के अनुसार विकसित हुए हैं। गैलापागोस की फिंच और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। Q45 यदि किसी कारणवश तितलियों की प्रजातियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? 1. कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण घातक रूप से बढ़ सकता है। 3. इससे बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करें। 1 होल केवल 1, B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर C केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। तितलियां महत्वपूर्ण परागणकर्ता पॉलिनेटर्स हैं।
कथन 2 गलत है। तितलियों की गिरावट और कवकीय संक्रमण फंगल इन्फेक्शन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कथन 3 सही है। तितलियां खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, उनके घटने से उन्हें खाने वाले शिकारी जीवों की संख्या भी कम होगी। Q46 मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देता है। 2. इसकी स्थापना 1982 में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCOD के दौरान की गई थी। 3. इसने सतत भूमि प्रबंधन के लिए भूमि क्षरण तटस्थता LDN पहल शुरू की है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। ये भूमि के संबंध में एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है। कथन 2 गलत है। UNCCD की स्थापना 1994 में हुई थी, 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन की सिफारिश पर। कथन 3 सही है। LDN इसका एक प्रमुख वैश्विक लक्ष्य है। Q47 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1952 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। 2. ये भारत में बाघ जनगणना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए संचालित करने वाला नोडल प्राधिकरण है। 3. यह भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर D कोई नहीं। व्याख्या। कथन 1 गलत है। ZSI की स्थापना 1916 में हुई थी। यह वैधानिक नहीं बल्कि एक अधीनस्थ संगठन है। कथन 2 गलत है। बाघ गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान और NTCA द्वारा की जाती है। कथन 3 गलत है। चिड़ियाघरों को मान्यता केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA देता है। Q48 आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव GMO बनाने के लिए पुनर्योगज DNA तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें विशिष्ट अनुक्रम में कई चरण शामिल होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. कोशिका से DNA का पृथक्करण। 2. वांछित DNA खंड का पृथक्करण। 3. प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियेसिस द्वारा DNA का विखंडन। 4. DNA खंड को वाहक में जोड़ना लिगेशन। 5. पुनर्योगज DNA को होस्ट में स्थानांतरित करना। 6. होस्ट कोशिकाओं को बड़े पैमाने पर एक माध्यम में संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। उपरोक्त चरणों का सही क्रम कौन सा है? A 1 2 3 5 4 6, B 2 1 3 4 6 5, C 1 3 2 4 5 6, D 3 2 1 6 5 4। सही उत्तर C 1 3 2 4 5 6। व्याख्या। सबसे पहले DNA अलग किया जाता है 1, फिर उसे काटा जाता है 3, वांछित खंड को चुना जाता है 2, उसे वाहक से जोड़ा जाता है 4, होस्ट में डाला जाता 5 और अंत में संवर्धन किया जाता है 6। Q49 टुंड्रा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. टुंड्रा क्षेत्र केवल ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। 2. काई और लाइकेन आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। 3. टुंड्रा क्षेत्र के स्तनधारियों की पूंछ और कान छोटे होते हैं। 4. सील और वॉलरस टुंड्रा क्षेत्र में सामान्यतः पाए जाने वाले जानवर हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C केवल 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। टुंड्रा अल्पाइन भी होता है जो ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है, केवल ध्रुवीय अक्षांशों में नहीं। कथन 2, 3 और 4 सही हैं। एलन के नियम के अनुसार ठंडे प्रदेशों के जीवों के कान पूंछ छोटे होते हैं ताकि गर्मी कम निकले। Q50 निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। 1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 2. लायन टेल्ड मैकाक। 3. मस्क ऑक्सन। उपर्युक्त जानवरों में से कितने सामान्यतः भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या। लायन टेल्ड मैकाक पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुष्क घास के मैदानों रेगिस्तान में मिलता है। मस्क ऑक्सन आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है।